हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल लिनक्स पैचिंग के बारे में। कैसे हम सिस्टम को सिक्योर, अपडेट और स्टेबल रखते हैं पैचिंग के थ्रू। इस वीडियो में आप सीखेंगे पैचिंग क्या होती है, पैचिंग क्यों जरूरी है, रेल में पैचिंग का कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रोसीजर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये एक रियल आईटी एडमिन लेवल गाइड होने वाली है और इस वीडियो में एक बोनस टिप भी दूंगा जो आपको रियल आईटी वर्ल्ड में जरूर काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम पैचिंग के बारे में कि सिस्टम पैचिंग क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। तो देखिए, पैचिंग एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर है जिसमें सिस्टम को अपडेट किया जाता है। जैसे कि आपके लिनक्स सिस्टम में जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उनके नए वर्जन्स अवेलेबल होते हैं पैचिंग के थ्रू, उसको हम अपडेट करते हैं। उसमें आपके सिक्योरिटी पैचेस भी अवेलेबल होते हैं और कर्नल अपडेट्स भी अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर हो जाता है किसी भी तरह की वल्नरेबिलिटीज से। वल्नरेबिलिटीज क्या होती है? किसी भी तरीके की कमजोरी एक सिस्टम में जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है हैक हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कंप्लीट पैचिंग प्रोसीजर के बारे में कि पैचिंग कैसे पॉसिबल होती है प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में। हालांकि मैं ट्रेनिंग सिस्टम पे काम करूंगा तो मैं इस प्रैक्टिकल प्रोसीजर के थ्रू नहीं चलूंगा, बट अगर आप रियल आईटी वर्ल्ड में काम करते हैं तो इसी तरीके का जो है प्रोसीजर फॉलो किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है किसी भी पैचिंग का ऑब्जेक्टिव की पैचिंग क्यों करनी है और किस चीज के लिए करनी है। देखो, पैचिंग कई तरीके की होती है। अगर आपको पूरा सिस्टम अपडेट करना है तो वो एक सिस्टम पैचिंग कहलाती है। अगर आपको कोई एक एप्लीकेशन अपडेट करनी है तो वो एप्लीकेशन पैचिंग कहलाती है। अगर आपको सिर्फ कर्नल अपडेट करना है तो वो कर्नल पैचिंग कहलाती है। उसके बाद होता है प्लान को प्रिपेयर करना कि हम कैसे कैसे पैचिंग को स्टार्ट करेंगे और कैसे एंड करेंगे। अगर कोई इशू आता है पैचिंग के दौरान तो हम दोबारा से अपने सिस्टम को पुराने वर्जन पे कैसे लेके जाएंगे, उस चीज का एक प्लान प्रिपेयर किया जाता है जिसमें हर तरीके के स्टेप्स होते हैं कि पैचिंग स्टार्ट करने से पहले स्टेप्स, पैचिंग के दौरान वाले स्टेप, जब पैचिंग हो रही है वो वाले स्टेप्स, और अगर पैचिंग फेल होती है तो उसके बाद क्या होगा वो वाले स्टेप्स। ये प्लान प्रिपेयर करने के बाद क्या होता है, प्री इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू या वैलिडेशन होता है कि जो भी आपने प्रिपेयर किया प्लान को, इसका जो आपका सीनियर मेंबर होता है टीम का या आपका जो मैनेजर होता है वो इसको रिव्यू करता है और वैलिडेट करता है ये देखने के लिए कि आपके स्टेप्स बिल्कुल करेक्ट हैं या नहीं। अगर कुछ मिसिंग है तो वो आपको बोलेगा कि इसको यहाँ पर ये स्टेप ऐड करो जो आपने मिस कर दिया है, जिसके बाद वो वैलिडेशन को अप्रूव करेगा। जब आपकी वैलिडेशन अप्रूव हो जाती है उसके बाद जो है आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है प्लान का, जो भी आपने प्रिपेयर किया है आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको कस्टमर ने बोला, क्लाइंट ने बोला कि मुझे पैचिंग करनी है और आपने तुरंत पैचिंग कर दी। उसके लिए एक प्रॉपर प्लान डिजाइन किया जाता है जिसके बाद ही आप पैचिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली रेल पैचिंग के बारे में बात करूंगा, लेकिन आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको डेबियन या उबंटू बेस्ड सिस्टम की पैचिंग के बारे में भी बताऊंगा। बट पहले हम बात करते हैं रेल पैचिंग के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली चीज होती है यम एंड डीएनएफ। ये क्या चीज है? ये पैकेज मैनेजमेंट टूल होते हैं जिसका यूज किया जाता है किसी भी सिस्टम में एप्लीकेशन को इंस्टॉल, अपडेट, रिमूव या सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, ऑटोमेटिकली या मैनुअल। बट पैचिंग से पहले आपको क्या करना होता है, आपकी जो यम कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसको रिव्यू करना होता है कि उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिससे हमारे को काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है etc yum.config, और जो फाइल का नाम होता है उसको हम कहते हैं yum.conf फाइल। इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? इसके अंदर होता है आपका जीपीजी चेक, जिसका नंबर 1 होता है, जिसका मतलब होता है कि आपका जो डीएनएफ या यम पैकेज टूल है वो ये इंश्योर करेगा कि आप जो भी वर्जन अपडेट या इंस्टॉल करेंगे वो ट्रस्टेड हो या किसी ऑफिशियल रेपोजिटरी से ही इंस्टॉल हो। दूसरा होता है इंस्टॉल ओनली लिमिट इज इक्वल टू 3। ये इंश्योर करता है कि ये आपके एप्लीकेशन के वर्जन 3 रखेगा जो लास्ट होंगे। मतलब कि आपका पहला लेटेस्ट वर्जन जो आपने इंस्टॉल किया है और उससे पहले के 2 वर्जन। ये इसलिए रखा जाता है कि इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन या सिस्टम फेल हो जाता है किसी एप्लीकेशन को रन करने में या किसी प्रोसेस को रन करने में, तो आप अपने पुराने वर्जन पे रोल बैक कर सकते हैं इसी के थ्रू। तीसरी जो चीज होती है वो होती है क्लीन रिक्वायरमेंट्स ऑन रिमूव इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब होता है कि जो भी डिपेंडेंसी है उसको वो रिमूव कर देता है अगर आपकी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो चुकी है आपके सिस्टम से, ताकि वो फालतू का स्पेस जो है आपकी ड्राइव में ना घेरे। अगला जो होता है वो होता है बेस्ट इज इक्वल ट्रू। इसका मतलब होता है कि जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो लेटेस्ट या न्यूअर वर्जन ही होना चाहिए, अदरवाइज वो उस चीज को इंस्टॉल नहीं करेगा। इसमें कुछ हम कस्टम एंट्रीज भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्सक्लूड इज इक्वल टू जो भी आप पैकेज देना चाहते हैं कि मुझे ये पैकेज इंस्टॉल नहीं करना, तो उसको आप एक्सक्लूड में भी
मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने सिस्टम में लॉगिन करते हैं और वन बाय वन देखते हैं कि कैसे हम पैचिंग को एग्जीक्यूट करते हैं अगर हमारा प्लान जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है एंड वैलिडेटेड है। तो मैं अपने सिस्टम में लॉगिन कर चुका हूँ और पैचिंग के लिए आपको रूट एडमिन बनना पड़ता है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं इस टाइम पर रूट से लॉग्ड इन हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी yum.config फाइल को रिव्यू करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो जैसे ही मैंने इसको कैट किया, इसके अंदर सेम इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई कि जीपीजी चेक, इंस्टॉल ओनली, लिमिट 3, क्लीन रिक्वायरमेंट ऑन रिमूव ट्रू, बेस्ट इज इक्वल टू ट्रू, स्किप इफ अनअवेलेबल फॉल्स। ये क्या मतलब है? जैसे मैंने बताया था कि ये आपका सिस्टम में जो भी न्यूअर वर्जन होगा उसी को इंस्टॉल करेगा। अगर कोई वर्जन नया नहीं होगा तो ये उसको स्किप कर देगा। अगला जो है एक्सक्लूड, जो मैंने आपको बताया ये कस्टम एंट्री है। मैंने अपने सिस्टम में कर्नल और MariaDB को एक्सक्लूड किया बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कर्नल और MariaDB इंस्टॉल हो। बट अगर आप किसी एक्सटर्नल पैकेज को इंस्टॉल या मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं ताकि वो इंस्टॉलेशन के दौरान एक्सक्लूड हो जाए। आप इसको दूसरे तरीके से भी एक्सक्लूड कर सकते हैं जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। सिस्टम को अपडेट करने से पहले आपको सिस्टम में ये चेक करना पड़ता है कि कौन कौन सी अपडेट्स अवेलेबल है। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं yum check -update। जैसे ही इसको आप रन करेंगे तो आपका सिस्टम अपडेट नहीं होगा, बस आपको ये बताएगा कि कौन कौन से पैकेजेस हैं जो अवेलेबल है जिसको अपडेट करा जा सकता है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। देखिए जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, इसने मुझे पैकेज की इन्फॉर्मेशन दे दी जिसका नया वर्जन जो है वो अवेलेबल है। अब क्या सीन है, यहाँ पर मेरे सिस्टम में बहुत कम इन्फॉर्मेशन दिखाई है बिकॉज मैंने अपने सिस्टम को भी रिसेंटली अपडेट किया है, इसीलिए यहाँ पर मुझे सिर्फ ये सिंगल पैकेज दिखा रहा है। और अगर आप अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इस कमांड को चलाएंगे तो आपको वहां पर और भी पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंक्लूडिंग कर्नल और जो भी आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, अगर आप उसको एक्सक्लूड नहीं करते अपनी yum.config वाली फाइल में। तो चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी कौन सा libarchive.arch64 का वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो देखिए जैसे ही मैंने यम इन्फो और अपने पैकेज का नाम दिया, इसने मुझे करंटली इंस्टॉल्ड वर्जन जो है वो दिखा दिया जो है 3.3.3 और उसका रिलीज जो है वो है 6.EL8_10। बट अगर मैं देखूंगा जो मेरा अवेलेबल वर्जन है वो है 3.3.3 7.EL_10। दैट मीन्स कि ये एक वर्जन ऊपर है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिखाएगा 3.6 और यहाँ दिखाएगा 3.7। तो इसी तरीके से आप जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उसको आप यम इन्फो लिब आर्काइव जो भी आपका पैकेज का नेम है उसको मेंशन करके उसका करंट वर्जन देख सकते हैं। अब अगर आपको दूसरे वे में चेक करना है कि आप करंट वर्जन कैसे देख सकते हैं तो आप यम लिस्ट इंस्टॉल्ड ग्रेप आपका जो भी पैकेज का नाम है वो मेंशन कर देंगे तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा आपके पैकेज की, जैसे कि पैकेज का नेम, उसका करंट वर्जन जैसे कि मैंने आपको बताया था और उसका रेपोजिटरी की कहाँ से वो इंस्टॉल हो रहा है। अब इसको अपडेट हम कैसे करते हैं, बट अपडेट करने से पहले मैं आपको एक्सक्लूड वाला स्टेप बताता हूँ जो मैंने बताया था कि टेम्परेरीली आप कैसे अपने सिस्टम में किसी भी अपडेट को एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो एक्सक्लूड करने का सिस्टम बहुत इजी है, आपने करना है यम, हम यहाँ पर चेक अपडेट करेंगे। अब मान लीजिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसी लिव आर्काइव डॉट आर्क 64 की। ये मैंने एक एप्लीकेशन रख ली अपने पास जिसका अवेलेबल वर्जन है। अगर मैं इसको भी एक्सक्लूड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यम चेक अपडेट एक्सक्लूड मेरी एप्लीकेशन का नाम या जो भी पैकेज अवेलेबल है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे अब नहीं दिखाएगा। देखिए जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी बिकॉज मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है। अब आप इसको डीएनएफ चेक अपडेट के थ्रू भी एक्सक्लूड कर सकते हो। आप यहाँ पर भले यम लगाए चाहे डीएनएफ लगाए, दोनों ही केस में सेम वर्क करेगा। तो चलिए आपको मैंने टेम्परेरी एक्सक्लूजन बता दी कि कैसे की जाती है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन आप yum.config फाइल में दे सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं इस लाइब्रेरी को जो करंटली अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यम चेक अपडेट करूंगा। अब देखिए अगर मुझे इस स्पेसिफिक पैकेज को ही अपडेट करना है तो मैं इसका नाम मेंशन कर दूंगा। बट अगर यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है, अगर मुझे सारे पैकेजेस अपडेट करना है तो मैं क्या करूंगा, यम अपडेट। जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे जितने भी अवेलेबल पैकेजेस होंगे यहाँ पर जो देगा इन्फॉर्मेशन वो सबको अपडेट कर देगा। तो अपडेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वाई दे रहा हूँ, दैट मीन्स की ये बाद में पूछता है कि आपको इंस्टॉल करना है कि नहीं। तो इसको मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि वाई, दैट मीन्स की यस मेरा पहले से ही है। देखिए अब ये मेरा नया वाला पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। इसका जो करंट वर्जन था वो 3.6 था और जो अब अवेलेबल वर्जन है वो है 3.7 और ये बेस ओएस वाली रेपोजिटरी से आ रहा है जिसका साइज है 339K। तो देखिए अब क्या लिखा है इसने,
अपग्रेडेड। अब अगर इसका मैं वर्जन चेक करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा 3.7 वाला। कैसे? मैं अपनी सेम कमांड चलाऊंगा, yum list install grep I, मैं पैकेज कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर इसने पैकेज का वर्जन जो है वो अपडेट कर दिया। यहाँ पर पहले 3.6 था, अब 3.7 हो गया। तो इसी तरीके से आप यम कमांड के थ्रू अपने सिस्टम को पैच करते हैं। जो पैचिंग जो है वो एक बहुत छोटी कमांड है, बट इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत बड़ा होता है। बिकॉज उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है प्लान को, उसके बाद उस प्लान को वैलिडेट करता है आपका मैनेजर कि आपने प्लान सही बनाया कि नहीं बनाया। उसके बाद क्या होता है, अपने प्लान को आप शेयर करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, जिसको वो रिव्यू करता है। अगर उसको कुछ अमेंडमेंट्स करवानी है तो वो आपको बताता है। उसके बाद वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम देगा जिसके बिटवीन ही आपको ये एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है, ताकि जो उसका प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट है वो हैम्पर ना हो। इसी तरीके से आप पैचिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि यम अपडेट या यम चेक अपडेट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, या डीएनएफ अपडेट के थ्रू भी आप सेम चीज को अचीव कर सकते हैं। मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा इस वीडियो में, जो है यम प्रोटेक्टेड डॉट डी वाली फाइल। अब उसका यूज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मेरा मारिया डीबी रनिंग है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा मारिया डीबी जो है वो एक्टिव है। अब मैं क्या करूंगा, पहले इस मारिया डीबी को अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। तो अनइंस्टॉल करने के लिए यम रिमूव मारिया डीबी। अब इसने क्यों रिमूव नहीं किया मेरे मारिया डीबी को, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो मैंने सिंपल सी कमांड चलाई यम रिमूव मारिया डीबी, तो इसको सिंपली इस मारिया डीबी सिस्टम को जो है वो रिमूव कर देना चाहिए था। बिकॉज ये एक एप्लीकेशन है जो मैं यम कमांड के थ्रू, जो पैकेज मैनेजमेंट टूल है उसके थ्रू रिमूव करना चाह रहा हूँ। बट इसने कुछ रिमूव नहीं किया, और इसने मुझे सिंपल सा लिख दिया कि नो पैकेजेस मार्क फॉर रिमूवल, डिपेंडेंसी रिजॉल्व, नथिंग टू डू। अब ये क्यों हुआ उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, जिसका कारण है प्रोटेक्टेड डॉट डी। उसके लिए हम जाएंगे अपने यम वाले कॉन्फ़िग फाइल के फोल्डर के अंदर, pdhc यम ls करूंगा। यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिख रहा है प्रोटेक्टेड डॉट डी, इसके अंदर मैं मूव करूंगा, यहाँ पे ls करूंगा, और यहाँ पर आप एक फाइल देखेंगे सिस्टम डी डॉट कॉन। अगर मैं इसको रिव्यू करूंगा तो ये मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दिखाएगा, जैसे कि सिस्टम डी कमांड, सिस्टम डी हाइफन यूडेव कमांड और मारिया डीबी। अब इस फोल्डर का काम है, इस फोल्डर का ये काम है कि मैं इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन का नाम दूंगा XYZ, वो उसको ना ही इंस्टॉल करेगा, ना ही वो उसको रिमूव करेगा, ना ही वो उसको अपडेट करेगा। तो जैसे ही आप किसी फाइल की इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर दे देंगे, या एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर दे देंगे, वो आपका जो सिस्टम है उसे कभी भी अपडेट नहीं करेगा, और कभी भी उसको रिमूव कोई नहीं कर सकेगा, भले ही वो सूडो कमांड का यूज करे, भले ही वो रूट यूजर हो। इसके लिए आप एक कस्टम फाइल भी बना सकते हैं, जैसे कि nano custom डॉट कॉन, और यहाँ पर भी आप अपने पैकेज का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एप्लीकेशन दे दी HTTPD, एक मैंने एप्लीकेशन दे दी MySQL। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस फाइल को ये इंस्टॉल करेगा। यम इंस्टॉल, देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये क्या लिख रहा है, इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, डिपेंडेंसी रिजॉल्व, नथिंग टू डू। अब जैसे कि मैंने कस्टम वाली फाइल में जो है इस HTTPD जो है हमारा एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन मैंने custom डॉट कॉन्फ में दे दी है। अब मैं इस HTTPD को रिमूव करके देखता हूँ। अब ये क्या लिख रहा है, देखिए यम रिमूव HTTPD वाई एरर प्रॉब्लम, द ऑपरेशन वुड रिजल्ट इन रिमूविंग द फॉलोइंग protected packages HTTPD. Try to add skip document to skip uninstallable packages or no best to use not only best friendly packages. तो देखिए जैसे ही मैंने yum remove वाला चलाया HTTPD पे, इसने पैकेज को रिमूव नहीं किया, इसने एक एरर मैसेज दे दिया, क्योंकि मैंने इस पैकेज की इंफॉर्मेशन जो है कस्टम फाइल के अंदर भी दे दी थी। तो यही था आज का बोनस टिप, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक्सीडेंटल रिमूवल से या इंटेंशनल रिमूवल से। अगर कोई आपकी एप्लीकेशन को रिमूव करना चाहे तो वो उसको रिमूव नहीं कर पाएगा अनटिल एंड अनलेस अगर उसके पास ये इंफॉर्मेशन हो कि ये पैकेज की इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टम डॉट कॉन्फ फाइल या जो भी आपने कस्टम फाइल बनाई है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मेंशन है। अगर उसे वो इंफॉर्मेशन पता होगी और अगर उसके बाद रूट क्रेडेंशियल होगा, तो वो उस पैकेज की इंफॉर्मेशन को वहां से रिमूव कर देगा और पैकेज को रिमूव कर सकता है। उसके बाद वो अपना यम रिमूव एप्लीकेशन का नेम दे। तो यही थी आज की वीडियो एक पैचिंग के बारे में, जो स्पेसिफिक था रेल से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैं ऐसे ही
एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ जिससे आपकी हेल्प होती है ताकि आप लिनक्स की जॉब में एंटर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय।